हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू श्रीवास्तव आपकी हिंदी टीचर डॉक्टर देवराज सिंह स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। ठीक है, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और क्लासेस अभी कुछ दिन और नहीं चलेगी, लॉकडाउन अभी और बढ़ा है, तो तब तक हम ऑनलाइन पढ़ाई ही करेंगे। ये वीडियो क्लास 6 और 7 दोनों के लिए है, क्योंकि टॉपिक बहुत सेम है, तो एक वीडियो में ही समझाया जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले वीडियो में हमने दोनों ही क्लासेस के लिए एक पोएम पढ़ी थी, एक पोएम को पढ़ा था, समझा था। और इस वीडियो में आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है, पहले पार्ट है, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, भाषा क्या होती है? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहले पार्ट का नाम भाषा, लिपि और व्याकरण है। तो सबसे पहले हम समझेंगे भाषा क्या होती है। मैं अपनी बात आपको कैसे समझा रही हूँ? बोलकर समझा रही हूँ, शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, शब्दों के एक सार्थक समूह का प्रयोग कर रही हूँ। यानी कि जो बात मैं आपसे कह रही हूँ वो आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इसलिए जो भी चीज़ें हम बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, या सामान्य शब्दों में कहें तो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए या दूसरों की बात स्वयं समझने के लिए, उनकी भावनाओं को समझने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वो माध्यम भाषा कहलाता है। जैसे भाषा दूसरों के विचारों को समझने व अपने विचार समझाने के लिए प्रयोग की जाने वाली बातों को भाषा कहते हैं। ठीक है, यानी हमें दूसरों की बात समझनी हो या उन्हें अपनी बात समझानी हो, तो इस काम को करने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वो भाषा कहलाती है। भाषा वैसे तो कई प्रकार की होती है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, बोली, लिपि, ये सब भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन भाषा के जो दो मूल रूप होते हैं, जो मुख्य दो रूप होते हैं, वो दो ही होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा के अंतर्गत वो क्रिया या वो प्रक्रिया आती है जिसमें हम सिर्फ अपनी बात सामने वाले को बोलकर समझा रहे होते हैं। कैसे? आप क्लास में आते हैं, आप क्लास में एंटर करने के लिए टीचर से पूछते हैं कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, या फिर आपको क्लास से बाहर जाना है तो आप टीचर से पूछ कर जाते हैं कि मैं बाहर जाऊं, मुझे ये काम है। तो जब हम अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने के लिए सिर्फ अपने मुंह से बोले गए शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस भाषा को, उस माध्यम को हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरी जो प्रमुख भाषा है वो है लिखित भाषा। जब हम अपनी भावनाएं, अपनी बातें व्यक्त करने के लिए लिखने का प्रयोग करें, पेन, पेंसिल, कागज़ का प्रयोग करें या अन्य किसी माध्यम का प्रयोग जिसमें लिखना शामिल हो, उस माध्यम का प्रयोग करते हों, तो वो माध्यम, वो भाषा लिखित भाषा कहलाती है। उदाहरण के तौर पर परीक्षा होती है, आपको प्रश्न पत्र मिलता है, उस प्रश्न पत्र का उत्तर आप कैसे देते हैं? कॉपी पे लिख के देते हैं। आपको कहा जाता है कि छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिख कर दीजिए, तो उस प्रार्थना पत्र में आप लिखते हैं कि आपको छुट्टी क्यों चाहिए, कब तक के लिए चाहिए और आप कब वापस आएंगे। ये सारी चीज़ें आप लिख के बताते हैं। पहले के समय में जब टेलीफोन नहीं थे, ईमेल्स नहीं थे, तो हम अपने रिश्तेदारों को, अपने बंधुजनों को चिट्ठियां लिखा करते थे। चिट्ठियों के माध्यम से हम उन्हें बताया करते थे कि हम कैसे हैं, या फिर हमारे यहाँ क्या काम है, या फिर आपको कब आना है, या हम कब आ रहे हैं। ये सारी बातें हम लिखकर बताया करते थे। तो जब हम अपनी बातें सामने वाले को लिखकर समझाते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप होता है और हम उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके अलावा भाषा का एक और रूप होता है, वो क्या है? वो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के अंतर्गत वो माध्यम आता है जब हम बोलते भी नहीं, लिखते भी नहीं, हम सिर्फ अपने शारीरिक अंगों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको कभी कभी हाँ कहना होता है तो आप हाँ मुंह से नहीं बोलते, गर्दन को ऐसे ऐसे हिला देते हैं। ना कहने के लिए ऐसे कर देते हैं और सामने वाला समझ जाता है कि आप
ना कर रहे हैं। कभी कभी आपको कोई बुलाने के लिए सिर्फ अपने हाथों का ऐसे ऐसे इशारा करता है और आप समझ जाते हैं कि आपको सामने वाला बुला रहा है। ठीक है, आप गुस्सा दिखाने के लिए भी कभी कभी ऐसे हाथों का प्रयोग पंच दिखाकर करते हैं कि मैं तुम्हें मारूंगा या मैं तुम्हें मारूंगी। तो ये सारी भाषाएं सांकेतिक भाषा में आती हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम बहुत अल्प समय के लिए कर सकते हैं, बहुत कम समय के लिए कर सकते हैं, इसलिए उसे भाषा के मूल रूपों में नहीं रखा जाता, परंतु वो भाषा का एक रूप है। अब हाँ, जैसा कि आपके पाठ का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण, देखिए यहाँ पर विचार व्यक्त करने के कौन कौन से तरीके हैं, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। ठीक, क्या था, लिपि। अब लिपि किसे कहते हैं? हम भाषा को लिखने के लिए, बोलने के लिए तो किसी चिन्ह के प्रयोग नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर शब्द काफ़ी होते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं तो वहाँ पर एक तरीके का प्रयोग होता है। जैसे हम कोई खाना बनाते हैं, मान लीजिए हम सब्ज़ी बना रहे हैं, तो हम सब्ज़ी बनाते वक्त सबसे पहले पानी नहीं डालते, हम सबसे पहले सब्ज़ी नहीं डालते, हम पहले उसमें प्याज डालते हैं, पहले फिर उसमें थोड़ा सा मसाला डालते हैं, फिर उसको थोड़ा सा भूनते हैं, फिर सब्ज़ी डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, तब वो सब्ज़ी बनती है। आटा गूंथते वक्त हम पानी को एक साथ नहीं डालते, थोड़ा थोड़ा डालते हैं। उसी प्रकार से जब हम भाषा को लिखते हैं, जब हम अपनी बात लिखते हैं, तो वहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि पहले हमें क्या लिखना है, बाद में हमें क्या लिखना है, कब हमें रुकना है, कब हमें अल्पविराम लगाना है, कब हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो इन सारे संकेतों का प्रयोग करके जब हम भाषा को लिखते हैं, तो उन संकेतों को, उन वर्णों को हम व्याकरण की भाषा में लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि की आवश्यकता इसलिए होती है जिससे भाषा का एक सार्थक अर्थ निकल कर आए। ऐसा ना हो कि हम क्या बाद में बोल रहे हैं और आना है पहले बोल रहे हैं, है ना। तो सार्थक शब्दों के समूह को हम जब लिखते हैं एक सही तरीके से, तो उसे लिपि कहते हैं। बोली क्या होती है? किसी भी भाषा का क्षेत्रीय का अर्थ होता है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। जैसे अवध क्षेत्र में अवधी बोली जाती है, बिहार में बिहारी बोली जाती है, मिथिला में मैथिली बोली जाती है, ब्रज क्षेत्र में ब्रज बोली जाती है। तो बोली जो होती है वो एक सीमित क्षेत्र में होती है, वो बहुत अधिक नहीं फैलती है। ऐसा नहीं है कि जो अवध में भाषा अवधी बोली जा रही है वो बिहार में भी बोली जाएगी, वो अवध में ही बोली जाएगी। तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को ही हम बोली कहते हैं। इसके अलावा आती है मातृभाषा। मातृभाषा का जो प्रयोग होता है, मातृभाषा का अर्थ है माँ की भाषा। माँ की भाषा का अर्थ ये नहीं हमारी माँ के द्वारा बोली जाने वाली। मातृभाषा का अर्थ होता है कि हम जिस क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं, जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो यदि वो जन्म से हिंदी सुन रहा है तो वो सबसे पहले हिंदी भाषा सीखेगा, वो उसकी अपने द्वारा सीखी गई भाषा होगी। सुनकर वो जो सीखेगा वो हिंदी होगी। हो सकता हो आगे चल के वो दूसरी भाषाएं भी सीखें, बांग्ला सीख जाए, तमिल सीख जाए, लेकिन पहले वो हिंदी सीखेगा। उसी प्रकार से जो बच्चे महाराष्ट्र में पैदा होते हैं उनके लिए मराठी भाषा ही उनकी मातृभाषा है, क्योंकि वो मराठी सुनकर ही बड़े होते हैं, तो वो उनकी मातृभाषा हो जाती है। अब आती है राजभाषा और राष्ट्रभाषा। हिंदी भारत की राजभाषा है और अघोषित रूप से राष्ट्रभाषा भी है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, इसीलिए अघोषित रूप से हम हिंदी को ही अपनी राष्ट्रभाषा मानते हैं। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, एक नया पाठ पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में आया है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप उसे लिख के रखिएगा। क्लासेस स्टार्ट होने पर हम उसे डिस्कस करेंगे, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।